Pleasure to invite you to address today's gathering. Mobanser, Ban frère Mauricien, qui manière mo extra conto qui moi ici avec Jot. मैं सोची मुलाकात इतनी बारिश और आज वर्किंग डे, उसके बावजूद भी ये नजारा मैं आपके प्यार के लिए मैं आपका सदा सर्वदा ऋणी रहूंगा। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मॉरिशस ने मुझे जीत लिया है। अपना बना लिया है। और जब आपने मुझे अपना बनाया है तो मेरी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस जिम्मेवारी को निभाने में भारत कोई कमी नहीं रखेगा। मैं मॉरिशस के सभी नागरिकों का अभिनंदन करता हूं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आज के मॉरिशस को अगर देखेगा, मॉरिशस के इतिहास को जानेगा, तो उसके मन में क्या विचार आएगा? उसके मन में यही विचार आएगा कि 100 साल पहले जो यहां मजदूर बन के आए थे, जिनको लाया गया था, उन लोगों ने इस धरती को कैसा नंदनवन बना दिया है। इस देश को कैसी नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। और तब मेहनत तो आपने की है, पसीना तो आपने बहाया है, कष्ट तो आपके पूर्वजों ने झेले हैं, लेकिन क्रेडिट हमारे खाते में जाती है। क्योंकि हर किसी को लगता है भाई ये कौन लोग हैं? वो जो हिंदुस्तान से आए थे ना, वो है। और दुनिया को हिंदुस्तान की पहचान होगी कि दुनिया के लिए जो मजदूर था, जिसे खेतों से उठा करके लाया गया था,
जबरन लाया गया था, वो भी अगर जी जान से जुड़ जाता है तो अपने आप धरती पर स्वर्ग खड़ा कर देता है। ये काम आपने किया है, आपके पूर्वजों ने किया है, और इसलिए एक हिंदुस्तानी के नाते गर्व महसूस करता हूं और आपको नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपके पूर्वजों को प्रणाम करता हूं। कभी कभार आम अच्छा है कि नहीं है, ये देखने के लिए सारे आम देखने नहीं पड़ते। एक आध आम देख लिया तो पता चल जाता है, हाँ भाई फसल अच्छी है। अगर दुनिया मॉरिशस को देख ले तो उसको विश्वास हो जाएगा हिंदुस्तान कैसा होगा, वहां के लोग कैसे होंगे। अगर सैंपल बढ़िया है तो गोडाउन कैसा होगा। और इसलिए विश्व के सामने आज भारत गर्व के साथ कह सकता है कि हम उस महान विरासत की परंपरा से पले हुए लोग हैं जो एक ही मंत्र लेकर के चले हैं। जब दुनिया में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, जब दुनिया में सी संस्कृत समाज के रूप में भारत की पहचान थी, उस समय भी उस धरती के लोगों ने कभी दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की थी। दूसरे का छीनना ये उसके खून में नहीं था। एक सामान्य व्यक्ति भी वही भाषा बोलता है जो एक देश का प्रधानमंत्री बोलता है। इतनी विचारों की साम्यता, सहजता ऐसे नहीं आती, किताबों से नहीं आती है, ये हमारे रक्त में भरा पड़ा है, हमारे संस्कारों में भरा पड़ा है। और हमारा मंत्र था वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व हमारा परिवार है। इस तत्व को लेकर के हम निकले हुए लोग हैं और इसी के कारण आज दुनिया के किसी भी कोने में भारतीय मूल का कोई व्यक्ति गया है तो उसने किसी को पराजित करने की कोशिश नहीं की है, हर किसी को जीतने का प्रयास किया है, अपना बनाने का प्रयास किया है। 2014 का साल मॉरिशस के लिए भी महत्वपूर्ण था, भारत के लिए भी महत्वपूर्ण था। भारत में बहुत सालों से मिली जुली सरकारें बना करती थी, गठबंधन की सरकार बनती थी। एक पैर उसका तो एक पैर इसका, तो एक हाथ उसका तो एक हाथ उसका। मॉरिशस का भी वही हाल था। यहां पर भी मिली जुली सरकार बना करती थी। 2014 में जो हिंदुस्तान के नागरिकों ने सोचा वही मॉरिशस के नागरिकों ने सोचा। हिंदुस्तान के नागरिकों ने 30 साल के बाद एक पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार बनाई, मॉरिशस के लोगों ने भी पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार दी। और इसका मूल कारण यह है कि आज की जो पीढ़ी है वो पीढ़ी बदलाव चाहती है। आज जो पीढ़ी है वह
विकास चाहती है। आज जो पीढ़ी है वो अवसर चाहती है, उपकार नहीं। वो किसी के कृपा का मोहताज नहीं है। वो कहता है मेरे भुजाओं में दम है, मुझे मौका दीजिए, मैं पत्थर पर लकीर जैसी बनाऊंगा जो दुनिया की जिंदगी बदलने के काम आ सकती है। आज का युवा मक्खन पर लकीर बनाने का शौकीन नहीं है, वो पत्थर पर लकीर बनाना चाहता है। उसकी सोच बदली है, उसके विचार बदले हैं और उसके मन में जो आशा आकांक्षा जगी है। सरकारों का दायित्व बनता है उन नौजवानों की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए राष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाए। और मैं आज जब आपके बीच में आया हूं, मेरी सरकार को ज्यादा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं इतना विश्वास से कह रहा हूं कि जिस भारत के तरफ कोई देखने को तैयार नहीं था और देखते भी थे तो आंख दिखाने के लिए देखते थे, पहली बार आज दुनिया भारत को आंख नहीं दिखा दे रही है, भारत से आंख मिलाने की कोशिश कर रही है। 125 करोड़ का देश क्या दुनिया के भाग्य को बदलने का निमित्त नहीं बन सकता? क्या ऐसे सपने नहीं संजोने चाहिए? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जगत हिताय च, जिस मंत्र को लेकर के हमारे पूर्वजों ने हमें पाला पोषा है, क्या समय की मांग नहीं है कि हम अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से, अपनी कल्पनाशीलता से जगत को वो चीजें दें जिसके लिए जगत सदियों से तरसता रहा है? और मैं विश्वास दिलाता हूं ये ताकत उस धरती में है, उस संस्कारों में है जो जगत को समस्याओं के समाधान के लिए रास्ता दे सकते हैं। आज पूरा विश्व और विशेष करके छोटे छोटे टापुओं पर बसे हुए देश इस बात से चिंतित है कि 50 साल 100 साल के बाद उनका क्या होगा। क्लाइमेट चेंज के कारण कहीं ये धरती समंदर में समा तो नहीं जाएगी? सदियों से पूर्वजों ने परिश्रम करके जिसे नंदनवन बनाया, कहीं वो सपने डूब तो नहीं जाएंगे? सपने चकनाचूर हो नहीं जाएंगे क्या? सारी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के कारण चिंतित है और टापुओं पर रहने वाले छोटे छोटे देश, मुझे जिससे मिलना हुआ है, उनकी एक अहम चिंता रहती है कि दुनिया समझे अपने सुख के लिए हमें बलि न चढ़ा दें, ये सामान्य मानवीय सोचता है। और इसलिए कौन सा तत्व है, कौन सा मार्गदर्शन है, कौन सा नेतृत्व है जो उपभोग की इस परंपरा में से समाज को बचा करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जीवन की प्रशस्ति के लिए आगे आए? जब ऐसे संकट आते हैं तब भारत की वो ताकत है जिस ताकत ने सदियों पहले, जब महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में रहते थे, साबरमती नदी पानी से भरी रहती थी, लबालब पानी था। 1925-30 का कालखंड था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई महात्मा गांधी को पानी देता था और जरूरत से ज्यादा देता था तो गांधी जी नाराज होकर के कहते, भाई पानी बर्बाद मत करो, जितना जरूरत का है उतना ही दीजिए, अगर उसको आधे गिलास की जरूरत है तो पूरा गिलास भर करके मत दीजिए। नदी भरी पड़ी थी, पानी सामने था,
लेकिन सोच स्वयं के सुख की नहीं थी, सोच आने वाली पीढ़ियों के सुख की थी। और इसलिए गांधी हमें प्रशस्त करते थे कि हम उतना ही उपयोग करें जितना हमारी जरूरत है। अगर दुनिया गांधी के इस छोटे से सिद्धांत को अगर मान ले कि हम जरूरत से ज्यादा उपभोग न करें, तो क्या क्लाइमेट की संकट पैदा होगा? क्या बर्फ पिघलेगी? क्या समंदर उबलेगे? क्या और मॉरिशस जैसे देश के सामने जीने मरने का संकट पैदा होगा? क्या नहीं होगा। ये छोटा सा बात, हम उस परंपरा के लोग हैं जिस परंपरा में प्रकृति से प्रेम करना सिखाया गया है। हम ही तो लोग हैं जिन्हें पृथ्वी ये माता है, ये बचपन से सिखाया जाता है। शायद दुनिया में कोई ऐसी परंपरा नहीं होगी जो पृथ्वी ये माता है ये संकल्प कराती हो। और इतना ही नहीं, बालक छोटी आयु में भी जब बिस्तर से नीचे पैर रखता है तो मां कहती है कि देखो बेटे, जब बिस्तर से जमीन पे पैर रखते हो तो पहले ये धरती मां को प्रणाम करो, उसकी क्षमा मांगो, ताकि तुम उसके सीने पे अपना पैर रख रहे हो। ये संस्कार थे, यही तो संस्कार हैं जो धरती माता की रक्षा के लिए प्रेरणा देते थे। और धरती माता की रक्षा का मतलब है ये प्रकृति, ये पर्यावरण, ये नदियां, ये जंगल, इसी की रक्षा का संदेश देते। अगर ये बच जाता है तो क्लाइमेट का संकट पैदा नहीं होता है। हम ही तो लोग हैं जो नदी को मां कहते हैं। हमारे लिए जितना जीवन में मां का मूल्य है, उतना ही हमारे यहां नदी का मूल्य है। अगर जिस पल हम ये भूल गए कि नदी ये मां है, और जब से हमारे दिमाग में घर कर गया कि आखिर नदी ही तो H2O है और क्या है, जब नदी को हमने H2O मान लिया, पानी H2O, नदी के प्रति मां का भाव मर जाता है तो नदी की रखवाली करने की जिम्मेवारी भी खत्म हो जाती है। ये संस्कार हमें मिले हैं और उन्हीं संस्कारों के तहत हम प्रकृति की रक्षा के साथ जुड़े हुए। हमारे पूर्वजों ने हमें कहा है, मनुष्य को प्रकृति का दोहन करना चाहिए। कभी आपने बछड़े को उतना ही दूध पीते हुए देखा होगा जितना कि बिछड़े को जरूरत होगी। कभी मां को काटने का, गाय को काटने का प्रयास कोई नहीं करता है। और इसलिए प्रकृति का भी दोहन होना चाहिए, प्रकृति का शोषण नहीं होना चाहिए। मिल्किंग ऑफ नेचर हमारे यहां कहा गया है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द नेचर इज ए क्राइम। अगर ये विचार और ये आदर्शों को लेकर के हम चलते हैं तो हम मानव जिस संकट को जूझ रहा है उस संकट से बचाने का रास्ता दे सकते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को एक परिवार के रूप में माना है। आप देखिए, छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन जीवन को कैसे बनाती है। पूरे ब्रह्मांड को परिवार मानना ये किताबों से नहीं, परिवार के संस्कारों से समझाया गया है। बच्चा छोटा होता है ना, तो मां उसको खुले मैदान में ले जाकर के कहती है कि देखो बेटे, ये जो चांद दिखता है ना, ये चांदा है ना तेरा मामा है। कहता है कि नहीं कहते? आपको भी कहा था कि नहीं कहा था? क्या दुनिया में कभी सुना है जो कहता है सूरज तेरा दादा है, चांदा तेरा मामा है, यानी पूरा ब्रह्मांड तेरा परिवार है। ये संस्कार जिस धरती से मिलते हैं वहां प्रकृति के साथ कभी संघर्ष नहीं हो सकता है, प्रकृति के साथ समन्वय होता है। और इसलिए आज विश्व जिस संकट को झेल रहा है, भारतीय चिंतन के आधार पर
विश्व का नेतृत्व करने का समय आ गया है। क्लाइमेट बचाने के लिए दुनिया हमें न सिखाए, हमारे पास मॉरिशस कहेगा ज्यादा मानेगी। उसका कारण क्या है मालूम है? क्योंकि आप कह सकते हो भाई मैं मरने वाला हूं, मैं डूबने वाला हूं, तो उसका असर ज्यादा होता है। और इसलिए विश्व को जगाना, मैं इन दिनों कई ऐसे क्षेत्रों में गया हूं। मैं अभी फिजी गया था। मैं फिजी में गया तो वहां भी मैं अलग अलग आइलैंड के छोटे छोटे देशों से मिला था, और पूरा समय उनके यही पीड़ा थी, यही दर्द था, कोई तो हमारी सुने, कोई तो हमें बचाए, कोई तो हमारे आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करे। और जो दूर का सोचते हैं उन्होंने आज से शुरू करना पड़ता है। भाइयों बहनों, भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है। 65% पॉपुलेशन भारत की 35 साल से कम उम्र की है। ये मॉरिशस 1.2 मिलियन का है और हिंदुस्तान 1.2 बिलियन का है। और उसमें 65% जनसंख्या 35 साल से कम है। पूरे विश्व में युवा शक्ति एक अनिवार्यता बनने वाला है। दुनिया को वर्कफोर्स की जरूरत पड़ने वाली है। कितना ही ज्ञान हो, कितना ही रुपये हो, कितने ही डॉलर हो, पाउंड हो, संपत्ति के भंडार हो, लेकिन अगर युवा पीढ़ी के भुजाओं का बल नहीं मिलता है तो गाड़ी वहीं अटक जाती है। और इसलिए दुनिया को यूथफुल मैन पावर की आवश्यकता रहने वाली है, ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता रहने वाली है। भारत आज उस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है कि आने वाले दिनों में विश्व को जो इस मानव शक्ति की आवश्यकता है, हम भारत में ऐसी मानव शक्ति तैयार करें जो जगत में जहां जिसकी जरूरत हो उसका पूरा करने के लिए हमारे पास वो काबिलियत हो, वो हुनर हो, वो सामर्थ्य हो। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट एक मिशन बोर्ड में हमने आरंभ किया है। दुनिया की आवश्यकताओं का मैपिंग करके किस देश को आने वाले 20 साल के बाद कैसे लोग चाहिए, ऐसे लोगों को तैयार करने का काम आज से शुरू करेंगे। और एक बार भारत का नौजवान दुनिया में जाएगा तो सिर्फ भुजाएं लेकर के नहीं जाएगा, सिर्फ 2 बाहु लेकर के नहीं जाएगा, दिल और दिमाग लेकर के भी जाएगा। और वो दिल दिमाग जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जगत को जोड़ने की बात करता है। और इसलिए आने वाले दिनों में फिर एक बार युग का चक्र चलने वाला है, जिस युग के चक्र से भारत का नौजवान विश्व के बदलाव में दुनिया में फैल करके एक कैटलिक एजेंट के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके, ऐसी संभावनाएं पड़ी है। उस संभावनाओं को एक अवसर मान करके हिंदुस्तान आगे बढ़ना चाहता है। दुनिया में फैले हुए सभी मानवतावादी शक्तियां भारत को आशीर्वाद दें, ताकि इस विचार के लोग, इस मनोभूमिका के लोग विश्व में पहुंचे, विश्व में फैले और विश्व कल्याण के मार्ग में अपनी अपनी भूमिका अदा करें। ये जमाना डिजिटल वर्ल्ड है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई सेल्फी ले रहा है। सेल्फी लिया न ले, मेरे तो बहुत धक्के मारता है मुझे। जगत बदल चुका है। सेल्फी लेता है, पल भर के अंदर अपने साथियों को पहुंचा देता है, देखो अभी अभी मोदी जी से मिलके आ गया।
दुनिया तेज गति से बदल रही है। भारत अपने आप को उस दिशा में सज्ज कर रहा है और हिंदुस्तान के नौजवान जो आईटी के माध्यम से जगत को एक अलग पहचान दी है हिंदुस्तान की। वरना एक समय था, हिंदुस्तान की पहचान क्या थी? मुझे बराबर याद है, मैं एक बार ताइवान गया था, बहुत साल पहले की बात है। ताइवान सरकार के निमंत्रण पे गया था। तब तो मैं कुछ था नहीं, मुख्यमंत्री वगैरह कुछ नहीं था, ऐसे ही जैसे एक बार यहां मॉरिशस आया था। कुछ लोग हैं जो मुझे पुराने मिल गए आज। तो 5-7 दिन का मेरा टूर था। तो एक उनका कंप्यूटर इंजीनियर था, वो मेरा इंटरप्रेटर था, वहां की सरकार ने लगाया था। तो 5-7 दिन मैं सब देख रहा था, सुन रहा था, पूछ रहा था। तो उसके मन में क्यूरियोसिटी हुई। तो उसने आखिरी एक दिन बाकी था, उसने मुझे पूछा, मैंने कहा, बोले आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? बोले आपको बुरा नहीं लगेगा ना? मैं कहा यार पूछ लो भाई, लगेगा तो लगेगा, लेकिन तू पूछ लो, तेरे मन में रहेगा तो मुझे बुरा लगेगा। फिर नहीं कर, वो बेचारा भागता रहा। मैंने फिर आग्रह किया, मैंने कहा बैठो, मुझे बताओ क्या है। तो उसने मुझे पूछा कि साहब मैं जानना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान आज भी सांप सपेरों का देश है क्या? जादू टोना वालों का देश है क्या? काला जादू चलता है क्या हिंदुस्तान में? बड़ा बेचारा डरते डरते मुझे पूछ रहा था। मैंने कहा नहीं यार, अब वो जमाना चला गया, अब हम लोगों में वो दम नहीं है। हम अब सांप से नहीं खेल सकते। अब तो हमारा डिवोल्यूशन इतना हो गया कि हम माउस से खेलते हैं। और हिंदुस्तान के नौजवान का माउस आज कंप्यूटर की क्लिक कर करके दुनिया को डुला देता है जी। ये ताकत है, ये ताकत है हमारी। हमारे नौजवानों ने कंप्यूटर पर करामत करके विश्व में हमारी एक अलग पहचान बनाई है। विश्व को भारत की तरफ देखने का नजरिया बदलना पड़ा है। उस सामर्थ्य के भरोसे हिंदुस्तान को भी हम आगे बढ़ाना चाहते। एक जमाना था जब मार्क्स की थियरी आती थी तो कहते थे हैव्स एंड हैव नॉट, उसकी थियरी चलती थी। वो कितनी कामगार हुई, उस विचार का क्या हुआ, वो सारी दुनिया जानती है। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज दुनिया डिजिटल कनेक्टिविटी से जो वंचित है और जो डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, ये खाई अगर ज्यादा पड़ गई तो विकास के अंदर बहुत बड़ी रुकावट पैदा होने वाली है। इसलिए डिजिटल एक्सेस गरीब से गरीब व्यक्ति तक होना आने वाले दिनों में विकास के लिए अनिवार्य होने वाला है। हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है, हर किसी को दुनिया के साथ जुड़ने का उत्सव। मुझे याद है, मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो एक आदिवासी जंगल में एक तहसील है, वहां मेरा जाना नहीं हुआ था। बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था, इंटीरियर में था, लेकिन मेरा मन करता था यहां ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री रहूं और ये एक इलाका छूट जाए। तो मैंने हमारे अधिकारियों से कहा कि भाई मुझे वहां जाना है, जरा मेरा कार्यक्रम बनाइए। खैर बड़ी मुश्किल से कार्यक्रम बना। अब वहां तो कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं था, क्या करें, कोई ऐसा मैदान भी नहीं था जहां जनसभा करें। तो एक चिलिंग सेंटर बना था, दूध देने के लिए। जो दूध बेचने वाले लोग होते हैं वो चिलिंग सेंटर में दूध देते हैं, वहां चिलिंग प्लांट में चिलिंग होता है, फिर बाद में बड़ा व्हीकल आता है तो डेयरी में ले जाता है। छोटा सा प्रोजेक्ट था, 25 लाख रुपए का। लेकिन मेरा मन कर गया कि भले छोटा हो लेकिन मुझे एक बार जाना है। तो मैं गया और उसे 3 किलोमीटर दूर एक आम सभा के लिए मैदान रखा गया था, स्कूल का मैदान था, वहां सभा रखी थी। लेकिन जब मैं वहां गया चिलिंग सेंटर पे तो 20-25 महिलाएं
जो दूध देने वाली थी वो वहां थी। तो मैंने जब उद्घाटन किया, ये आदिवासी महिलाएं थी, पिछड़ा इलाका था, वे सभी मोबाइल से मेरी फोटो ले रही थी। अब मेरे लिए बड़ा अचरज था। तो मैं कार्यक्रम के बाद उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा कि मेरी फोटो लेके क्या करोगे। उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब मुझे आज भी प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा नहीं, ये तो हम जाकर के डाउनलोड करवा देंगे। यानी वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो आदिवासी थे, दूध बेच करके अपना रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन वहां की महिलाएं हाथ से मोबाइल से फोटो निकाल रही है और मुझे समझा रही हैं कि हम डाउनलोड करा देंगे। तब से मैंने देखा कि टेक्नोलॉजी किस प्रकार से मानव जात के जीवन का हिस्सा बनती चली जा रही है। अगर हमने विकास की डिजाइन बनानी है तो इस टेक्नोलॉजी का महात्म्य समझना होगा। और भारत डिजिटल इंडिया का सपना देख करके चल रहा है। कभी हिंदुस्तान की पहचान ये बन जाती थी, कोई भी यहां के किसी को कहो भाई भारत, छोड़ो यार भ्रष्टाचार है, छोड़ो यार रिश्वत का मामला है, ऐसा सुनते हैं ना। अब सही करना है। अभी अभी आपने सुना होगा, ये अखबार में बहुत कम आया है, वैसे बहुत सी अच्छी चीजें होती हैं जो अखबार टीवी में बहुत कम आती हैं, एक आध कोने में कहीं आ जाती है। भारत में कोयले को लेकर के भ्रष्टाचार की बड़ी चर्चा हुई थी। सीएजी ने कहा था 1,76,000 करोड़ का करप्शन की बात कही थी। हमारी सरकार आई और सुप्रीम कोर्ट ने उन 204 जो खदानें थी उसको रद्द कर दिया। कोयला निकालना ही पाबंदी लग गई। अब बिजली के कारखाने क्या चलेंगे। हमारे लिए बहुत जरूरी था कि इस काम को आगे बढ़ाएं। हमने एक के बाद एक निर्णय किए, 3 महीने के अंदर उसका ऑक्शन करना शुरू कर दिया और 204 कॉल ब्लॉक्स, खदाने जो ऐसे ही कागज पे चिट्ठी लिख करके दे रही है, ये मगन भाई को दे देना है, मोहनलाल को दे देना है, रज्जू भैया को दे देना, ऐसे ही दे दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था। हमने उसका ऑक्शन किया। अब तक सिर्फ 20 का ऑक्शन हुआ है, 204 में से 20 का ऑक्शन हुआ है और 20 के ऑक्शन में 2 लाख करोड़ से ज्यादा रकम आई है। करप्शन जा सकता है कि नहीं जा सकता है? करप्शन जा सकता है नहीं जा सकता है? अगर हम नीतियों के आधार पर देश चलाएं, पारदर्शिता के साथ चलाएं, तो हम भ्रष्टाचार से कोई भी व्यवस्था को बाहर निकाल सकते हैं और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाओं को विकसित कर सकते हैं। हिंदुस्तान ने बेड़ा उठाया है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत विकास की नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। भारत ने एक सपना देखा है, मेक इन इंडिया। हम दुनिया को कह रहे हैं आइए हिंदुस्तान में पूंजी लगाइए, हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। भारत में आपको लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग होगा, स्किल मैन पावर मिलेगा, जीरो मेंटेनेंस लॉस का माहौल मिलेगा, रेड टेप की जगह पर रेड कारपेट मिलेगा। आइए आप अपना नसीब आजमाइए। और मैं देख रहा हूं आज दुनिया का भारत में बहुत रुचि लगने लगी। दुनिया के सारे देश, उनको लगता है हाँ भारत एक जगह है जहां हम पूंजी निवेश कर सकते हैं, वहां मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे। बहुत बड़ी संभावनाएं के साथ देश विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। मुझे विश्वास है कि आप जो सपने देख रहे हो कहीं पर भी बैठे होंगे, लेकिन आप आज कहीं पर भी क्यों न हो, लेकिन कौन बेटा है जो मां को दुखी देखना चाहता है। सदियों पहले भले वो देश छोड़ा हो, लेकिन फिर भी आपके मन में रहता होगा कि भारत मेरी मां है, मेरी मां कभी दुखी नहीं होनी चाहिए। ये आप भी चाहते होंगे। जो आप चाहते हो, आप यहां आगे बढ़िए, प्रगति कीजिए और आपने जो भारत मां की जिम्मेवारी हमें दी है, हम उसको पूरी तरह निभाएंगे ताकि कभी आपको ये चिंता न रहे कि आपकी भारत मां का हाल क्या है। ये मैं विश्वास दिलाने आया हूं, ये मैं विश्वास दिलाने आया हूं। मैं कल से यहां आया हूं। जो स्वागत सम्मान हुआ है, जो प्यार दिया है, इसके लिए मैं
मॉरिशस का बहुत आभारी हूं, यहां की सरकार का आभारी हूं, प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं, आप सबका बहुत आभारी हूं। और आपने जो स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए मैं फिर एक बार धन्यवाद करता हूं। और आज 12 मार्च आपका नेशनल डे, इंडिपेंडेंस डे, और 12 मार्च 1930 महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से चले थे दांडी की यात्रा करने के लिए। और वो दांडी यात्रा कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि नमक सत्याग्रह पूरे दुनिया के अंदर एक नई क्रांति ला सकता है। जिस 12 मार्च को दांडी यात्रा का प्रारंभ हुआ था, उसी 12 मार्च को महात्मा गांधी से जुड़े हुए पर्व से मॉरिशस की आजादी का पर्व है